दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त तेलुगु सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूं जिसकी कहानी बेहद यूनिक है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि पहली बार मैंने किसी साउथ इंडियन मूवी में किसी फेमस नॉर्थ इंडियन देवता का रेफरेंस देखा है, और वो भी कोई छोटा मोटा रेफरेंस नहीं, बल्कि पूरी मूवी ही उसी प्लॉट पर बेस्ड है। और यहाँ तक कि मूवी का नाम भी इसी रेफरेंस पर रखा गया है। मैं बात कर रहा हूँ श्री खाटू श्याम जी महाराज की, जिनकी एक कहानी से इस पूरी मूवी को बेहतरीन तरीके से बांधा गया है। लेकिन उसके बारे में हम आखिर में बात करेंगे, क्योंकि उससे पहले आपको मूवी को देखना होगा ताकि आप उस रेफरेंस को ठीक से समझ पाओ। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मूवी की शुरुआत रात के समय से होती है, जहां एक बूढ़ा साइकियाट्रिस्ट अपनी गाड़ी से उतरकर पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है। अब यहाँ एक एसआई उसे थोड़ा इंतजार करने को कहता है, और इतने में उस एसआई के पास शहर के एमएलए का फोन आता है, जो उसे बताता है कि उसकी बेटी का पपी खो गया है, जिसको उन्हें फौरन ढूंढना होगा, क्योंकि वो पपी उसके फैमिली मेंबर जैसा है। अब एसआई भी क्या करता, मिनिस्टर का ऑर्डर जो था, तो वो फौरन अपनी एक टीम को उस पपी को ढूंढने के लिए तैयार करने लगता है, और उस साइकियाट्रिस्ट को वहीं थोड़ी देर और बैठने को कहकर अपने कैबिन में चला जाता है। इस बीच वो साइकियाट्रिस्ट अकेले बैठकर अपनी पोती के बारे में सोचता है, जिसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने वो आया था। इसी बीच फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि एक दिन वो अपनी पोती को बार्बरिक का शो दिखाने ले गया था, जहां महाभारत में बार्बरिक की शक्तियों के बारे में बताया गया था। अब दोस्तों, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि महाभारत में बार्बरिक का चरित्र एक ऐसे योद्धा के रूप में दिखाया गया है जिसके अंदर इतनी शक्तियां थी कि वो अपने 3 दैवीय बाणों से पूरी महाभारत को पल भर में खत्म कर सकता था। वो बाण उन्हें भगवान शिव की तरफ से उनकी उपासना करने पर प्राप्त हुए थे, और तीनों बाणों की एक अलग अलग खासियत थी, जिसके बारे में हम मूवी के आखिरी में बात करेंगे, क्योंकि तब आपको इसका रेफरेंस अच्छे से समझ आएगा। तो अब शो के दौरान दोनों दादा और पोती के बीच काफी बातचीत होती है, और हमें पता चलता है कि उस साइकियाट्रिस्ट की पोती उसके पास ही रहती थी, क्योंकि पास्ट में एक एक्सीडेंट के दौरान उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद साइकियाट्रिस्ट ने ही उसे अकेले पाला था। इसके बाद सीन उस दिन पर आता है जिस दिन उसकी पोती यानी निधि गायब हुई थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसकी पोती निधि आज सुबह स्कूल के लिए निकली थी, जबकि साइकियाट्रिस्ट भी अपनी वर्कशॉप के लिए निकल गया था, जहां वो लोगों को दूसरे लोगों के बिहेवियर पैटर्न को देखकर ये पता लगाना सिखा रहा था कि कैसे पता करें कि आदमी झूठ बोल रहा है या सच। और फिर जब शाम को घर लौटने पर उसे पता चला कि निधि अभी तक घर नहीं आई, तो उसने फौरन उसके ड्राइवर को फोन किया, जिसने बताया कि उसने निधि को घर ड्रॉप कर दिया था। साथ ही निधि की सहेली ने भी उससे यही कहा कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ गई है। जिसके बाद साइकियाट्रिस्ट एक पल भी नहीं रुका और फौरन पुलिस स्टेशन आ गया। तो इस तरह से अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां वो साइकियाट्रिस्ट अब भी कंप्लेंट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन में बैठा होता है। तभी एक पुलिस वाला वहां भागते हुए आता है और अपने सीनियर को बताता है कि सर, अपना एक कांस्टेबल अभी क्राइम सीन पर लाश देखकर बेहोश हो गया था, जिसे हम ले आए हैं। तो ये सुनकर वो सीनियर एसआई गुस्सा होते हुए कहता है कि ऐसा क्या पुलिस वाला जो लाश देखकर बेहोश हो जाए। इसके बाद वो उस साइकियाट्रिस्ट को अपने कैबिन में बुलाता है और पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। तो साइकियाट्रिस्ट बताता है कि उसकी पोती सुबह स्कूल गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है, जिसकी उसे कंप्लेंट लिखवानी है। अब एसआई उससे उसकी पोती का नाम पूछता है और उसका एक फोटो मांगता है, जिस पर साइकियाट्रिस्ट उसे निधि का फोटो दिखाता है। अब एसआई वो फोटो देखकर कहता है कि तुम्हारी पोती अब बड़ी हो गई है, भगवान करे उसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। अब बाकी सीनियर कांस्टेबल और पुलिस वाले तो उस मिनिस्टर के पपी को ढूंढ रहे थे, इसलिए अब एसआई वो केस उस बेहोश हुए कांस्टेबल को ही दे देता है, जो हाल ही में होश में आया था। अब हम देखते हैं कि वो साइकियाट्रिस्ट और कांस्टेबल आपस में उसकी पोती के केस पर चर्चा करते हैं, जहां कांस्टेबल उससे पूछता है कि आपके पास कोई सबूत है जिससे पोती को ट्रैक किया जा सके। तो साइकियाट्रिस्ट बताता है कि उसकी पोती हमेशा एक स्मार्ट वॉच पहनती है, जो उसके फोन से लिंक है। तो ये सुनकर कांस्टेबल फौरन साइबर रूम में जाकर ऑपरेटर से उस वॉच को ट्रैक करने को कहता है। इस तरह उसका दोस्त वो लोकेशन ढूंढ लेता है, जिसके बाद वो दोनों उस लोकेशन के लिए निकल पड़ते हैं। अब कहानी यहाँ से 15 दिन पहले शिफ्ट होती है, जहाँ हम राम और देव नाम के 2 लड़कों को देखते हैं, जो दोस्त थे और पैसे के लिए काफी लालची भी। राम की फैमिली में उसकी माँ थी, जबकि पिता की मौत हो गई थी, जबकि देव के बारे में आपको आगे पता चल जाएगा। अब असल में राम विदेश जाकर सेटल होना चाहता था,
जिसके लिए उसे अपने एजेंट के पास 30 लाख रुपए जमा करने थे। अब वो इस बारे में देव को बताता है तो देव उसे अपने मालिक से मिलवाता है, जो कुत्तों की मदद से नशे की तस्करी करता था। यहाँ पर उसका मालिक राम को काम देने को तैयार होता है और फिर उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि देव ने अपने मालिक से लाखों रुपए उधार ले रखे थे। इसलिए अब जब वो राम को वहाँ लेकर आया तो वो मालिक देव से कहता है कि तुम मेरे पैसे कब देने वाले हो, या नहीं दे पा रहे हो तो बताओ, फिर मैं तुम्हारी आंटी से जाकर बात कर लेता हूँ, सुना है उनके पास बहुत पैसा है। तो ये सुनकर देव उससे कहता है कि आप इस बारे में पद्मा आंटी से कुछ बात मत करना, क्योंकि मैं जल्द ही आपके सारे पैसे लौटाने वाला हूँ। तो इस तरह दोनों की बातों से ये साफ हो जाता है कि देव की जो आंटी है वो काफी पैसे वाली औरत है, साथ ही उसने ही देव को बचपन से पाला है, यानी देव की खुद की कोई फैमिली नहीं है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां साइकियाट्रिस्ट और वो कांस्टेबल उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जो उन्हें घड़ी के जरिए पता चली थी। इसके बाद वो उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं तो एक आदमी दरवाजा खोलकर उनसे उनके आने की वजह पूछता है। लेकिन इतने में वो कांस्टेबल उससे उस घड़ी के बारे में पूछता है कि वो घड़ी कहाँ पर है। अब वो आदमी सोचता है कि शायद वो घड़ी चोरी की है, इसलिए वो चुपचाप उन्हें वो घड़ी लाकर दे देता है। साथ ही वो बताता है कि ये घड़ी उसे रोड पर पड़ी हुई मिली थी, इसीलिए वो उसे अपने घर ले आया था। फिर कांस्टेबल के कहने पर वो आदमी उन्हें उस लोकेशन पर भी ले जाता है जहां उसे वो घड़ी मिली थी। अब वहां पहुंचकर वो कहता है कि सर, इससे ज्यादा मुझे इस घड़ी के बारे में कुछ नहीं पता। अब साइकियाट्रिस्ट होने की वजह से डॉक्टर उसकी बातों से ही समझ जाता है कि वो सच कह रहा है, इसलिए अब वो लोग उसे जाने देते हैं। इसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि राम वापस से उस कंसल्टेंसी वाले के पास जाता है और उससे कहता है कि वो 30 लाख की जगह थोड़े कम पैसे ले ले। लेकिन वो आदमी उससे कहता है कि उसे 30 लाख रुपए ही देने होंगे, ना 1 रुपया कम और ना 1 रुपया ज्यादा। और इसके अलावा अगर उसे कोई चीज समझनी है तो वो उसकी सेक्रेटरी से बात करे, जो उसे सारी प्रोसेस समझा देगी। अब इस आदमी की जो सेक्रेटरी थी उसका नाम था सत्या, जिसे देखते ही राम को उससे प्यार हो जाता है। अब दूसरी तरफ हमें देव की आंटी पद्मा दिखाई जाती हैं, जो कि पूरे एरिया में दूध की सप्लाई करती थी। लेकिन वो एक अच्छी औरत थी जो गलत काम बिल्कुल नहीं करती थी और गलत करने वालों को भी माफ नहीं करती थी। जबकि उसे अपने मुंह बोले भतीजे देव के बारे में पता ही नहीं था कि वो नशे की स्मगलिंग करता है, क्योंकि देव ने उसे बता रखा था कि वो और उसका दोस्त राम असल में कैब चलाते हैं और पद्मा ने ही उसे गाड़ी दिलाई ताकि वो ईमानदारी से इस काम को कर सके। पद्मा देव पर इतना भरोसा करती थी कि आने वाले वक्त में वो अपनी बेटी महालक्ष्मी की शादी देव से कराना चाहती थी, क्योंकि देव की तरह महालक्ष्मी को भी उसने पाल पोस कर बड़ा किया था। इसके बाद सीन वापस से राम पर आता है, जो अपनी कैब ड्राइव कर रहा होता है और तभी उसके पास एक नए कस्टमर की बुकिंग आती है। लेकिन जैसे ही वो कस्टमर सामने आता है तो वो कोई और नहीं बल्कि सत्या होती है। और इस तरह इत्तेफाकन ही सही, लेकिन दोनों के नंबर्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों दोस्त बन जाते हैं और देखते ही देखते सत्या भी उससे प्यार करने लगती है। लेकिन फिर एक दिन जब राम सत्या के घर में होता है तो वो उसके नजदीक आने की कोशिश करता है, पर सत्या ये देखते ही बहुत ज्यादा डर जाती है और उसको थप्पड़ मार देती है। इसके बाद वो खुद एक रूम में जाकर अपने आप को भी लॉक कर लेती है। लेकिन रात को सत्या वापस से राम को अपने पास बुलाती है और उसे बताती है कि बचपन में उसके अंकल ने उसके साथ बहुत ही गलत काम किया था, जिस वजह से अब उसे कोई टच करता है तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो अभी तक उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाई है। इसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहां पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा था और अब वो उन्हें बुरी तरह से पीट रहे थे। उन तीनों ने ही निधि को किडनैप किया था। असल में उस रोड पर सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस को पता चला था कि ये वही लोग थे, जिस वजह से पुलिस इन्हें पकड़कर लाई थी। अब काफी देर मार खाने के बाद वो एक शॉकिंग चीज बताते हुए इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उन्होंने निधि को किडनैप किया था। वो कहते हैं कि उन्होंने पहले निधि को एक लड़के के साथ देखा था और उस वक्त तेज बारिश की वजह से वो दोनों एक बिल्डिंग के नीचे रुक गए थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद उस लड़के ने निधि को किस किया, जिस वजह से निधि ने उसे थप्पड़ मारा और खुद वहां से चली गई। अब यही मौका देखकर उन लोगों ने निधि को किडनैप कर लिया था, क्योंकि ये लोग उसके साथ गलत काम करना चाहते थे। लेकिन इस बीच अचानक निधि ने गाड़ी का दरवाजा खोला और वहां से निकलकर भाग गई, जबकि इन लोगों ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली, जिसके बाद ये लोग वहां से निकल गए। अब साइकियाट्रिस्ट जब ये बात सुनता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि इन लोगों को भी देखकर वो समझ चुका था कि ये लोग सच बोल रहे हैं। लेकिन तभी उसका दिमाग क्लिक करता है और वो फौरन निधि की सहेली को फिर से कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या निधि का कोई मेल फ्रेंड है जो उसके आसपास रहता हो। तो वो लड़की इसके लिए मना कर देती है कि निधि का कोई मेल फ्रेंड या बॉयफ्रेंड है ही नहीं।
खैर, इसके बाद जब साइकियाट्रिस्ट वहाँ से जाने लगता है तो कांस्टेबल उसके पास आता है और उसे निधि का बैग देता है, क्योंकि निधि उन किडनैपर्स की कार में अपना बैग भूल गई थी। इसके बाद जब डॉक्टर उस बैग को लेकर अपने घर वापस आ जाता है तो बैग को खोलने पर उसे उसके अंदर एक गिफ्ट मिलता है जो कि निधि उसे देना चाहती थी। और जब वो उस गिफ्ट को खोलता है तो उसमें बारबरिक की एक किताब थी जो कि एक बहुत ही लिमिटेड एडिशन किताब थी। अब किताब देखकर उसे एक आइडिया आता है और जब वो उसके पहले पेज को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि वो किताब निधि ने कहां से खरीदी होगी। इसलिए अब वो सीधा उस दुकान पर जाने का प्लान बनाता है ताकि वहां से उसे निधि से जुड़ा कोई क्लू मिल सके। इसके बाद कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहां हम उस आदमी को देखते हैं जिसने देव को पैसे दे रखे थे। असल में वो आज पद्मा से मिलने के लिए आया था, लेकिन देव के लिए नहीं बल्कि किसी और काम से। दरअसल वो चाहता था कि पद्मा उसे अपने एरिया में काम करने दे, लेकिन पद्मा को किसी से पता चल चुका था कि वो आदमी तस्करी का काम करता है, इसलिए उसने थप्पड़ मारकर उसे वहां से भगा दिया था। साथ ही उसने देव को भी डांटा था और उसे उस आदमी से दूर रहने को कहा था, क्योंकि उसे इतना पता चल चुका था कि देव अक्सर उस आदमी के पास आता जाता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि देव कॉल करके राम को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमें पैसे मिल सके, क्योंकि पद्मा आंटी ने उस आदमी को भगा दिया। अब वो आदमी मेरे पीछे पड़ जाएगा, इसलिए इससे पहले कि कुछ गलत हो मुझे उसके पैसे वापस करने होंगे। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहां वो डॉक्टर उस कांस्टेबल के साथ उस बुक स्टोर में पहुंचता है जहां से उसकी पोती ने बारबरिक की बुक खरीदी थी। अब वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था जिसकी मदद से वो लोग उस दिन की फुटेज देख पाते हैं। फिर उसमें वो देखते हैं कि निधि उस दिन एक लड़के के साथ आई थी जो उसके ही कॉलेज का था, इसलिए अब वो उस लड़के का एड्रेस पता करके उसके घर के लिए निकल पड़ते हैं। कहानी यहाँ से एक बार फिर से पास्ट में जाती है, जहां हम राम को देखते हैं जो कि कैब ड्राइव कर रहा होता है। तो उसका कस्टमर किसी से फोन पर बात कर रहा था और कह रहा था कि मेरे घर पर 30 लाख रुपए रखे हैं, तुम 1-2 दिन में आकर ले जाना। अब राम जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और 30 लाख रुपए के लिए उसके घर चोरी करने का प्लान बनाता है। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहां साइकियाट्रिस्ट और कांस्टेबल उस लड़के के घर पहुंचते हैं और लड़के का पिता दरवाजा खोलता है। अब साइकियाट्रिस्ट उसे सारी बात बताता है तो लड़के का पिता कहता है कि उसका बेटा ग्रुप स्टडी के लिए अपने दोस्त के घर गया है। आगे बात करने के लिए वो उसे कॉल करता है, लेकिन उसका बेटा कॉल नहीं उठाता। तो ये देखकर वो दोनों फौरन उस लड़के के दोस्त के घर जाते हैं, जहां वो लड़का निधि के दादाजी और साथ में एक पुलिस वाले को देखकर हैरान हो जाता है। अब उसे लगा था कि निधि ने उसकी शिकायत कर दी होगी, जिस वजह से उसके दादाजी पुलिस को लेकर आए हैं। लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि निधि कहाँ है तो वो खुद शॉक्ड हो जाता है और जो हुआ वो बताने लगता है। वो कहता है कि स्कूल के बाद उसने और निधि ने मार्केट जाने का प्लान बनाया था, क्योंकि दोनों को ही कोई सामान लेना था। इस बीच निधि ने बुक स्टोर से एक किताब खरीदी और इसके बाद जब वो उसे वापस ड्रॉप करने जा रहा था तो तेज बारिश होने लगी, जिस वजह से वो लोग थोड़ी देर वहीं रुक गए। लेकिन तभी उसने निधि के गाल पर किस कर दिया, जिसे देखकर निधि ने उसे थप्पड़ मारा और खुद अकेली वहां से चली गई। लेकिन कुछ देर के बाद उसने निधि को एक कैब में बैठते देखा और सोचा कि निधि ने ये कैब अपने घर के लिए ली होगी। अब साइकियाट्रिस्ट उसके एक्सप्रेशन देखकर समझ जाता है कि ये लड़का सच बोल रहा है, जिसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि राम और देव उस आदमी को लूटने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए वो एक लेजर लाइट उसके बच्चों पर डालते हैं और फोन पर धमकाते हैं कि अगर 30 लाख रुपए नहीं दिए तो उसके बच्चों को गोली मार देंगे। अब डर के मारे वो आदमी पैसे घर के नीचे फेंक देता है और ये दोनों उसे लेकर भाग जाते हैं। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि उस लड़के को याद आता है कि जिस कैब में निधि बैठी थी उसके पीछे एक बुल का लोगो लगा हुआ था। अब यही बात वो साइकियाट्रिस्ट को फोन करके बताता है, जिसके बाद साइकियाट्रिस्ट बुल के लोगो वाली कैब को ढूंढने लगता है। फिर उसे एक ऐसी कैब मिल जाती है, लेकिन उसमें निधि नहीं होती। तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ ऐसी कई कैब्स हैं जिन पर वो लोगो लगा हुआ है। फिर कांस्टेबल कहता है कि इस एरिया में ऐसी कई कैब्स हैं, इसीलिए ये पता लगाना मुश्किल है कि निधि किस में थी। इसके बाद सीन फिर से पास्ट में आता है, जहां राम और देव लूटे हुए पैसों का इस्तेमाल करते हैं और आधे आधे कर लेते हैं। जहां एक तरफ देव कसीनो में सारे पैसे हार जाता है, वहीं दूसरी तरफ राम कंसल्टेंसी मालिक को आधे पैसे दे देता है, लेकिन उसे अभी भी कुछ पैसे कम पड़ते हैं। तो वो उसे जल्दी ही बाकी के पैसे देने का वादा करके वहां से निकल जाता है। अब देव के उस मालिक को पता चलता है कि कल रात देव कसीनो में ऊंचा भाव खेल रहा था, यानी उसके पास पैसे होंगे, इसलिए वो आकर देव से अपने पैसे मांगने लगता है। लेकिन राम उसे रोकता है और कहता है कि देव ने तो कल ही तुम्हें पैसे लौटा दिए होंगे।
पर इतने में देव एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने सारे पैसे जुए में लगा दिए थे और वो पूरे पैसे हार गया। ये सुनकर अब राम को बहुत गुस्सा आता है, जबकि वो आदमी देव को जान से मारने की धमकी देकर चला जाता है। हालांकि देव का कहना था कि उसने जुए में पैसे इसीलिए लगाए ताकि वो इस आदमी के पैसे लौटा पाए और राम के लिए भी बाकी पैसों का अरेंजमेंट हो जाए। लेकिन कसिनो वाले ने चालाकी चली और बेईमानी से सारे पैसे हरवा दिए। इसलिए अब देव कहता है कि उन्हें जल्दी ही कुछ बड़ा करना होगा, जिससे एक ही दिन में सारे पैसे आ जाएं, वरना वो टकला उसे मार डालेगा। फिर हम रात को उन दोनों को मुर्दा घर के पास एक कमरे में मिलता हुआ देखते हैं, जहां राम बताता है कि उसने मिनिस्टर के कुत्ते को किडनैप कर लिया है और 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी है, क्योंकि एक दिन उस मिनिस्टर का आदमी उसकी कैब में मौजूद था, जो किसी को बता रहा था कि मिनिस्टर उस कुत्ते को अपने परिवार का मेंबर जैसा मानता है। खैर, राम की बात सही थी, क्योंकि फिरौती मांगते ही वो मिनिस्टर पैसे देने को तैयार हो जाता है। और दोस्तों, इस तरह हमें पता चलता है कि कहानी की शुरुआत में मिनिस्टर का पपी चोरी करने वाला राम ही था, ताकि वो ब्लैकमेल करके पैसे ले सके और साथ साथ देव की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सके। फिर सीन एक शमशान घाट पर आता है, जहां ब्लैक कोट पहना एक आदमी वहां के कर्मचारी को पैसे देकर कहता है कि उसे एक लाश जलवानी है, वो भी अभी। दूसरी तरफ राम और देव मिनिस्टर के आदमी से कहते हैं कि 50 लाख रुपए वहां रख दे और अपना कुत्ता ले जाए। लेकिन जब वो मिनिस्टर पैसे देने जाता है तो पुलिस वहां पहुंच जाती है, जिसे देखकर वो दोनों बिना पैसे लिए वहां से भाग जाते हैं और उनका प्लान फेल हो जाता है। तभी दूसरी तरफ आता है एक और ट्विस्ट, जब हम देखते हैं कि शमशान घाट में एक काम करने वाला आदमी जैसे ही उस लाश को देखता है तो वो उसे एक लड़की की लाश मालूम होती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि इस आदमी ने जरूर इस लड़की के साथ कुछ गलत किया होगा। और दोस्तों, ये लाश असल में निधि की ही थी। लेकिन अब बात ये आती है कि आखिर ये आदमी निधि की लाश को देखकर चौंक क्यों गया, तो वो हमें अभी पता चल जाएगा। इससे पहले कि वो निधि की लाश को जला पाता, इतने में वहाँ की लाइट चली जाती है, जिस वजह से वो फ्यूज चेंज करने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। फिर एक तरफ आकर वो लाइट भी ठीक करता है और साथ में अपने एक ड्राइवर दोस्त को फोन करके बताता है कि अभी अभी एक आदमी किसी लड़की की लाश को लेकर आया है, जो बिल्कुल उसी लड़की जैसी दिखती है जिसे लेकर तुम रोज ड्रॉप करने जाते हो। इस तरह हम समझ पाते हैं कि ये आदमी निधि को अक्सर अपने उस ड्राइवर दोस्त की गाड़ी में देखता था और ये ड्राइवर असल में वही था जो निधि को स्कूल से घर और घर से स्कूल छोड़ता था। और यही वजह थी कि ये आदमी निधि की लाश को देखकर चौंक गया था। अब निधि का ड्राइवर ये सुनकर तुरंत ही उस साइकियाट्रिस्ट को फोन करता है। फिर वो साइकियाट्रिस्ट और कांस्टेबल फौरन उस शमशान घाट में पहुंचते हैं, लेकिन तब तक वो लाश जल चुकी होती है और वो आदमी भी भाग चुका होता है। अब साइकियाट्रिस्ट ये देखकर हैरान हो जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि उसकी पोती को वो आखिरी बार भी देख नहीं पाया था। फिर हम देखते हैं कि अगली सुबह वो साइकियाट्रिस्ट एक हॉस्पिटल में बैठा होता है, क्योंकि रात को वो कांस्टेबल निधि की लाश को जलते देखकर बेहोश हो गया था, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल लाया गया था। अब वो वापस आकर कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, निधि के साथ जिसने भी ये किया है हम उसे नहीं छोड़ेंगे। तो साइकियाट्रिस्ट कहता है कि हाँ, वो बदला जरूर लेगा। इसके बाद कांस्टेबल पता लगाता है कि वो बुल के लोगों वाली सारी कैप्स असल में देव की आंटी पद्मा की हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो टकला अब देव को किडनैप कर लेता है और पैसे ना देने की वजह से उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी उसके पास किसी का फोन आता है, जो उसे बताता है कि उसका करोड़ों का माल एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया है। इसके बाद जब वो उस पुलिस वाले का इंटरव्यू देखता है तो उसे पता चलता है कि उस पुलिस वाले ने ज्यादातर माल अपने पास ही रख लिया है और सिर्फ 1 किलो माल ही जब्त दिखाया है। तो देव इस मौके का फायदा उठाकर उस आदमी से कहता है कि अगर उसे एक और मौका दिया जाए तो वो चुराया हुआ माल वापस ले आएगा, क्योंकि ये काम किसी आम आदमी के बस का नहीं है। तो वो गुंडा उसकी बात मान लेता है और उसे समय दे देता है। इधर हम देखते हैं कि वो कांस्टेबल साइकियाट्रिस्ट के पास ग्रेवयार्ड में आता है और उसे बताता है कि बुल के लोगों वाली सारी कैप्स असल में पद्मा नाम की औरत की हैं, लेकिन सभी का कहना है कि वो अच्छी औरत है और ऐसा काम कभी नहीं करेगी। इसलिए अब ये दोनों एक प्लान बनाते हैं और सच जानने के लिए वो कांस्टेबल एक मैकेनिक बनकर पद्मा के गैरेज में जाता है, ताकि रजिस्टर चेक करके पता लगा सके कि उस रात कौन सी कैब बाहर थी जिसमें निधि चढ़ी थी। फिर जब वो रजिस्टर में देखता है तो उस समय सिर्फ एक कैब बाहर थी, तो उसे पता चलता है कि राम और देव नाम के 2 लड़के उस कैब को चला रहे थे। इसके बाद वो साइकियाट्रिस्ट को बताता है कि राम और देव में से किसी एक ने ही निधि को किडनैप किया होगा। ये सुनकर अब साइकियाट्रिस्ट कहता है कि अब उसे बारबरीक की तरह रणनीति अपनानी होगी ताकि वो सच जान सके। और दोस्तों, वो रणनीति क्या थी ये मैं आपको आखिरी में एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो साइकियाट्रिस्ट अगले दिन राम की माँ के पास जाता है
और उन्हें राम की सारी करतूतें बताकर अपनी पोती निधि की फोटो दिखाता है। ये देखकर राम की माँ इमोशनल हो जाती है और कहती है कि अगर उसके बेटे ने ऐसा किया है तो वो इसके बारे में पता करके उसे जरूर बताएगी। इसके बाद रात को राम की माँ उस पर नजर रखती है और देखती है कि राम फोन पर देव से किसी पैसे की बात कर रहा है। इसके बाद वो उसे निधि की फोटो दिखाकर पूछती है कि उसने उसके साथ क्या किया। तो वो बताता है कि जब वो मिनिस्टर के किडनैप किए गए कुत्ते को लौटाने गए थे तो देव ने पहले से ही एक स्कूल गर्ल को भी किडनैप करके रखा था। फिर राम ने उस लड़की यानी निधि की चीखें सुनकर देव से पूछा कि वो लड़की कौन है और उसे यहाँ क्यों रखा गया है। तो देव ने बताया कि वो लड़की उसकी कैब में बैठी थी जिसने अपने घर जाने के लिए कैब बुक की थी, लेकिन देव ने उसको ये सोचकर किडनैप कर लिया कि अगर उनका मिनिस्टर वाला प्लान फेल हुआ तो वो निधि के परिवार से फिरौती मांगेंगे। हालांकि राम ने देव को बोला कि ये सब ना करे और ये गलत बात है, लेकिन तब तक देव उसे शराब में नशे की दवा मिलाकर दे चुका था क्योंकि वो जानता था कि राम उसे ऐसा करने से रोकेगा ही रोकेगा। अब नशे की वजह से राम बेहोश हो गया, जिसके बाद देव जब नीचे गया तो निधि वहाँ नहीं थी। फिर उसने उसे जब ढूंढा तो इस बीच निधि ने मौका पाकर उस पर हमला कर दिया। अब देव ने उसे पकड़ लिया और नशे में उसके साथ दुष्कर्म भी किया, जिस वजह से बाद में निधि ने गुस्से में एक कील वाली लकड़ी उठाकर देव के सीने में घोंप दी और खुद भी वहाँ से भागने लगी। लेकिन देव ने वो कील निकालकर निधि की तरफ फेंकी जो सीधा जाकर उसके सर में लगी और निधि की वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद जब राम को होश आया तो वो लाश को देखकर हैरान हो गया, लेकिन वो भी इस मामले में फंस सकता था, इसलिए उसने देव की मदद की और लाश को ठिकाने लगवाया, यानी उसे शमशान घाट ले जाकर जलवा दिया। लेकिन इसी बीच देव ने बड़ी चालाकी से उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और उसे ब्लैकमेल करने लगा कि अगर उसने उसका चोरी में साथ नहीं दिया तो वो पुलिस को बता देगा, जिससे राम पर इल्जाम आएगा और उसका विदेश जाने का सपना भी टूट जाएगा। यानी राम के हिसाब से वो मिनिस्टर के घर में चोरी करना नहीं चाहता था, लेकिन ये सब देव ने जबरदस्ती करवाया था। अब प्रेजेंट में राम की माँ ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और फौरन साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर उसे वो सारी बात बताते हुए वो वीडियो दिखाती है जो देव ने राम को ब्लैकमेल करने के लिए बनाई थी, ताकि साइकियाट्रिस्ट को पता चल सके कि उसका बेटा राम बेगुनाह है। तो साइकियाट्रिस्ट भी उस वीडियो को देखकर हैरान हो जाता है और ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राम और देव उस पुलिस वाले से माल चुराने की योजना बनाते हैं जो उसने अपने घर में छुपा कर रखा हुआ था। इस तरह अब राम उसके घर में घुसकर वो माल चुरा लेता है, जबकि उस पुलिस वाले को भी इस बात की खबर लग जाती है। अब वो पुलिस वाला जब घर पहुंचता है तो उल्टा पुलिस वहां आ जाती है और वहां माल को देखकर उसे गिरफ्तार कर लेती है, जबकि राम पीछे के दरवाजे से भाग निकलता है और भागने से पहले वो थोड़ा माल वहीं छोड़ देता है ताकि पुलिस को उसी पुलिस वाले पर शक हो जाए और वो उसे पकड़कर ले जाए, जैसा कि हमने अभी देखा। इसके बाद राम और देव उस माल को लेकर उस गुंडे को दे देते हैं, जिससे वो बहुत खुश होता है और देव के ऊपर जो कर्जा था वो उसे माफ कर देता है। लेकिन तभी आता है एक और ट्विस्ट, जहां हम देखते हैं कि पुलिस को अगली सुबह तालाब में किसी के लाश मिलने की खबर मिलती है और ये लाश होती है देव की। अब उस लाश को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर उसे किसने मारा होगा और क्यों। और तभी पद्मा वहां पहुंचती है और बहुत रोती है क्योंकि उसने देव को अपने बच्चे की तरह पाला था। इसीलिए वो इंस्पेक्टर से कहती है कि जिसने भी ये किया होगा वो उसे जान से मार देगी। उधर हम देखते हैं कि उस गुंडे के आदमी वापस राम को पकड़कर ले जाते हैं और उसे बहुत पीटते हैं। फिर राम उस गुंडे से पूछता है कि आखिर उसे क्यों पीटा जा रहा है, तो वो गुंडा बताता है कि कल रात तुमने जो मुझे माल दिया था वो पूरा माल नकली था, यानी असली माल देव और तुम्हारे पास ही होगा। लेकिन अब देव तो मर गया, इसलिए वो माल तुझे पता होगा कि कहाँ है, इसलिए मुझे मेरा माल वापस कर दे। लेकिन राम कहता है कि वो देव की मौत से पहले से ही परेशान है और उसे उस माल के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वो उसे जाने दे। लेकिन जब वो गुंडा नहीं मानता तो राम उल्टा उन्हें पीटकर वहां से भाग निकलता है। और इसके बाद जब राम किसी जगह पर बैठकर सिगरेट पीते हुए कुछ सोच रहा होता है, तभी अचानक वो कांस्टेबल उसके सामने आता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम बच जाओगे? अरे मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता है और मैंने ही वो माल गायब करवाया है। अब राम उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता? तो वो बताता है कि जब तेरा दोस्त देव उस माल को लेकर उस जगह से भाग रहा था तो साइकियाट्रिस्ट के प्लान के मुताबिक तेरी माँ ने बड़ी चालाकी से गाड़ी में रखे माल की अदला बदली कर दी, जिसके बारे में देव को पता ही नहीं चला। कांस्टेबल ये भी बताता है कि वो साइकियाट्रिस्ट तेरे बारे में सब जानता है कि तूने उसकी पोती निधि के साथ क्या किया था, इसलिए वो तुझसे अपना बदला लेकर ही रहेगा। अब राम हैरान होकर पूछता है कि आखिर उस साइकियाट्रिस्ट को ये सच्चाई कैसे पता चली? तो वो कांस्टेबल बताता है कि राम की माँ की कहानी सही थी, लेकिन उसने जानबूझकर किरदारों की आपस में अदला बदली कर दी थी। और दोस्तों, अब हमें इस कहानी का असली फ्लैशबैक दिखाया जाता है।
अब हम देखते हैं कि उस रात जब राम ने निधि की चीख सुनी थी और जब वो नीचे गया तो निधि ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद राम ने निधि को मारा और नशे में उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद निधि ने उसी के सीने में उस लकड़ी पर लगी कील से वार किया था, लेकिन जब राम ने उसी लकड़ी को वापस निधि पर फेंका तो उसे उसकी मौत हो गई। अब कांस्टेबल बताता है कि देव की वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि राम के सीने से खून निकल रहा है, यानी निधि ने राम पर ही हमला किया था और राम ने ही उसे मारा, देव ने नहीं। अब साइकियाट्रिस्ट ने ये चीज नोटिस कर ली थी, लेकिन उसकी माँ को इस बारे में नहीं बताया और बस इतना कहा कि वो उसकी मदद करे ताकि उसके बेटे राम को वो निर्दोष साबित कर सके, जिस वजह से उसकी माँ ने वो माल अदला बदली कर दिया। इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि राम ने ही देव को मारा था, क्योंकि उसे पता था कि एक ना एक दिन जब देव पकड़ा जाएगा या पुलिस देव को पकड़ेगी तो सच सामने आ जाएगा कि निधि के साथ जो हुआ उसका दोषी राम था, ना कि देव। तो इसीलिए राम ने उस गुंडे के साथ सांठगांठ की थी, क्योंकि देव ने गुंडे का कर्ज नहीं चुकाया था। साथ ही उस गुंडे ने राम से कहा कि देव उसके लिए बेकार है, इसलिए वो उसे मार दे। तो राम के पास देव को मारने की एक और वजह आ गई, जिसके चलते उसने उसे मार दिया। अब प्रेजेंट में ये सुनकर राम हैरान हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो कांस्टेबल उसे वहाँ से जाने देता है, जैसे कि उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है। खैर, इसके बाद कहानी साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है, जो सत्या के साथ बैठा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में ये सत्या, जो कि राम की गर्लफ्रेंड है, वो दरअसल उस साइकियाट्रिस्ट की पेशेंट भी है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि वो अपने बचपन के ट्रॉमा से जूझ रही थी, तो उसी चीज का इलाज वो साइकियाट्रिस्ट कर रहा था। इस तरह अब वो सत्या को बताता है कि कुछ लोग राम जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो रावण होते हैं। तो इसी बीच सत्या उससे पूछती है कि सर, आपकी पोती कहाँ है, आज दिख नहीं रही। तो साइकियाट्रिस्ट उसे पूरी बात बताता है कि निधि की मौत कैसे हुई और उसके बॉयफ्रेंड राम ने ही उसे मारा है। और इतने में राम भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर साइकियाट्रिस्ट सत्या से कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सत्या राम से पूछती है कि उसने निधि के साथ क्या किया था, तो राम उसे अपनी सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सत्या को साइकियाट्रिस्ट की बात याद आती है कि कुछ लोग बाहर से राम जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर से रावण होते हैं। इसलिए अब सत्या बिना एक पल गवाए उसे शूट करके जान से मार देती है। लेकिन इतने में पद्मा भी वहाँ आ जाती है, जिसे पता चल चुका था कि देव को मारने में राम का ही हाथ था। पर जब वो राम को यहाँ मरा हुआ पाती है तो वो अपने आदमियों से कहती है कि सत्या को किसी भी हाल में जेल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वो लोग राम की लाश को ठिकाने लगा देते हैं और इसी के साथ साइकियाट्रिस्ट का बदला पूरा होता है। लेकिन अभी आखिरी में एक और ट्विस्ट बाकी है। अब हम देखते हैं कि साइकियाट्रिस्ट कांस्टेबल को उसी हॉस्पिटल में ले जाता है जहां बेहोश होने पर कांस्टेबल को भर्ती किया गया था। अब वहां पर्दा हटाने पर कांस्टेबल देखता है कि निधि अभी जिंदा है, लेकिन इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में है। अब कांस्टेबल हैरान होकर पूछता है कि आखिर वो जिंदा कैसे बची। तो साइकियाट्रिस्ट उसे बताता है कि उस रात शमशान घाट के कर्मचारी ने देखा कि निधि जिंदा थी, लेकिन उसने बार बार लाश की तरह प्रिटेंड किया ताकि उस आदमी यानी राम को ये लगे कि वो मर चुकी है। और इस बीच लाइट जाने पर जब उसने ड्राइवर को फोन किया था तो मौका पाकर उसने अंधेरे में निधि को एक असली लाश के साथ बदल दिया था और निधि को सुरक्षित रख दिया था। लेकिन जब कांस्टेबल वहां आया तो वो उस दूसरी लाश को जलते देखकर बेहोश हो गया, जबकि उस वर्कर ने साइकियाट्रिस्ट को निधि सौंप दी। जिसके बाद साइकियाट्रिस्ट ने उस कांस्टेबल के साथ साथ अपनी पोती निधि को भी उस रात हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। अब फिलहाल निधि के सर में चोट के कारण वो अभी भी कोमा में थी और कोई नहीं जानता था कि वो कब होश में आएगी। लेकिन फिर कई दिनों बाद निधि को होश आता है, जिसे देखकर साइकियाट्रिस्ट बहुत खुश होता है क्योंकि उसे अपनी पोती वापस मिल गई और उसका बदला भी पूरा हो गया। उधर हम देखते हैं कि पद्मा उस टकले गुंडे को भी मार देती है क्योंकि उसने देव को राम से मरवाया था। साथ ही उस माल का केस कांस्टेबल सॉल्व कर देता है, जिसके लिए मीडिया में उसकी खूब तारीफ होती है और उसे प्रमोशन मिल जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं बर्बरिक यानी खाटू श्याम जी बाबा के रेफरेंस की। तो जैसा कि उन्हें शिव जी से 3 बाण मिले थे, जिनसे पूरी महाभारत एक पल में खत्म हो जाती। इसलिए श्री कृष्ण जी ने उनसे पूछा कि आप किसकी तरफ से लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो हारेगा मैं उसी की तरफ से लड़ूंगा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि जब कौरव हारेंगे तो ये कौरव की तरफ आ जाएंगे और जब पांडव हारेंगे तो ये पांडव की तरफ आ जाएंगे और आखिर में सब मारे जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरिक से उनका सर दान में मांग लिया ताकि वो उस युद्ध में हिस्सा ना ले सके। जिसके बाद उन्हें पर्वत की ऊंची शिखा से महाभारत देखने का मौका मिला और उसी जगह को हम आज बाबा श्री खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं।
खैर, अब आते हैं इस बात पर कि क्या इस मूवी का नाम ही सिर्फ त्रिबाणधारी रखा गया है या फिर मूवी में कुछ ऐसा है जो इस चीज को रेफरेंस के तौर पर पुल अप करता है। तो दोस्तों, बर्बरीक के जो 3 बाण थे, तो उसमें से पहले बाण का काम था जिस चीज को खत्म करना है उसको चिन्हित करना, दूसरा बाण का काम था चिन्हित की गई चीज को खत्म करना, और तीसरा बाण बहुत ही विनाशकारी था जिसे उन्होंने कभी इस्तेमाल किया ही नहीं। तो इस तरह हमने मूवी में देखा कि साइकियाट्रिस्ट ने जब कांस्टेबल से कहा कि अब मैं अपना बदला बर्बरीक के हिसाब से लूंगा, तो उसने सबसे पहले राम की मां को चिन्हित किया और उससे राम का प्लान फेल करवाया। उसके बाद उसने सत्या को दूसरा बाण बनाया जिससे उसके टारगेट यानी राम को मरवा दिया। लेकिन अब आती है तीसरे बाण की थ्योरी कि आखिर इसमें तीसरा बाण कहाँ था। तो तीसरा बाण असल में पद्मा थी, जिसको बैकअप के तौर पर साइकियाट्रिस्ट ने इस्तेमाल किया। असल में उसने सत्या के पास से जाते ही पद्मा को पता दिया था कि देव को राम ने ही मारा है, जिसके बाद पद्मा राम को मारने सत्या के घर आई थी, जिसकी खबर साइकियाट्रिस्ट ने उसे दी थी। लेकिन उससे पहले ही सत्या उसे मार चुकी थी, यानी तीसरे बाण मतलब पद्मा को हमला करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी थ्योरी और ये मूवी पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। साथ ही अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।